गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अभी तक हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 देख रहे हैं, जिसमें कि इतिहास और भूगोल का पाठ ख़त्म हो गया है आपका सिलेबस। और आज हम लोग राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो आपका पाठ 1 जो है सत्ता की साझेदारी, यह लोकतंत्र की उचित कार्य प्रणाली के लिए राज्य के 3 अंगों, तो 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अर्थात ये जो पावर्स हैं वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों में आपस में बांट दी जाती है या बंटनी चाहिए। इसका बंटना आवश्यक होता है। सत्ता की साझेदारी का विचार अविभाजित राजनीतिक शक्ति के विरोध के समय उभरा था। लोकतंत्र किस प्रकार सत्ता की साझेदारी की मांग करता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल होगा बेल्जियम का और दूसरा होगा श्रीलंका। अर्थात लोकतंत्र में सत्ता की जो पावर है उसको न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में बराबर बराबर बंटना चाहिए या सबकी अपनी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिससे कि निरंकुशता पर रोक लगाई जा सके और सबके अधिकारों को रक्षित किया जा सके। तो यहाँ पर हम बेल्जियम और श्रीलंका के, जो कि दुनिया के 2 विभिन्न छोरों पर स्थित देश हैं, इनके माध्यम से हम सत्ता की साझेदारी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो बेल्जियम के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बेल्जियम पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम जो है हमारे देश का वर्तमान हरियाणा राज्य जो है उससे भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की आबादी का कुल 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। यहाँ की 59% आबादी जो है फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और उसकी मातृभाषा मदर टंग डच है। तथा 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि मात्र 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हैं। इसलिए इन दोनों समुदायों के बीच तनाव की उत्पत्ति होने लगी। फ्रेंच भाषी जो कि
अल्पसंख्यक हैं, लेकिन संसाधन में, पैसे रुपए में, रसूख में ये आगे हैं। तो जब एक समुदाय, एक भाषा भाषी क्षेत्र का विकास अधिक होगा और दूसरे का कम होगा तो दोनों में टकराव होना लाजिम है, वाजिब है। डच और फ्रेंच समुदाय के मध्य तनाव। डच और फ्रेंच समुदाय के लोगों के बीच तनाव का कारण देखें, जब हमारे परिवार में भी कोई ज़्यादा प्रगति करता है, कोई प्रगति नहीं कर पाता या सामाजिक दृष्टि से उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है तो टकराव उत्पन्न होना वाजिब है। ठीक यही स्थिति बेल्जियम में बढ़ी। 1950 और 60 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यह तनाव एक विशेष समस्या थी जो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी, अत्यधिक तीव्र थी। डच बोलने वाले समूहों की संख्या अधिक थी, परंतु वे धन के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे। बेल्जियम में सामाजिक विविधता। बेल्जियम में नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर अलग अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1970 और 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। इन संशोधनों का हम जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहला संशोधन था बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन जो केंद्रीय सरकार होगी वहाँ मंत्रियों की संख्या दोनों भाषा भाषियों की बराबर होगी। केंद्रीय सरकार में दोनों भाषा भाषियों के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी और दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में होने पर ही कोई विशेष कानून प्राप्त किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। इस प्रकार कोई भी एक समूह, एक समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता था। किसी भी देश के मामले में दोनों का संख्या बराबर है और जब किसी बात पर बहुमत होगा तो ही वह कानून बन पाएगा। इस तरह कोई किसी पर अपना आधिपत्य जमाने की स्थिति में नहीं रह पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेंगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों अर्थात राज्य सरकारों को दे दी गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों फ्रेंच भाषी लोगों और डच भाषी लोगों ने समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार को संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। बेल्जियम मॉडल व्यवस्था अत्यधिक सफल रही। इसने देश को गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगाया तथा 2 प्रमुख समुदायों के और वंश के बीच नागरिक संघर्ष को होने से भी रोका, जिसके परिणाम स्वरूप यह देश एकजुट बना रहा है। जब अनेक यूरोपीय देशों ने
साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया, तब ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे श्रीलंका से। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का अर्थ होता है कि समुद्र के अंदर, इसके चारों तरफ समुद्र है। समुद्र के अंदर भूमि का जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसको द्वीपीय देश या द्वीप कहलाते हैं। और चूंकि यह एक देश है इसलिए श्रीलंका को एक द्वीपीय देश की संज्ञा दी जाती है, जो कि तमिलनाडु के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस देश का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। यहाँ के सिंहली जो हैं ये बहुसंख्यक हैं और इनकी श्रीलंका की कुल जनसंख्या का 74% इनकी संख्या है। श्रीलंका में दूसरे नंबर पर तमिल समूह के लोगों की जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 18% है। श्रीलंका की आबादी में 7% हिस्सा ईसाई लोगों का है। ये सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखें, श्रीलंका के तमिलों के उपसमूह, श्रीलंका में जो तमिल हैं उनके भी दो भाग हैं। एक तो श्रीलंकाई समूह, श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। इनकी संख्या 13% है तथा यह मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। भारतीय तमिल औपनिवेशिक शासनकाल के समय कुछ तमिलों के वंशज यहाँ बागान मजदूरों के रूप में आए थे और बाद में वे यहीं बस गए। इन्हीं लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। ये कुल जनसंख्या का 5% भाग है। जनसंख्या के 7% भाग में ईसाई हैं, जो तमिल और सिंहली दोनों हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। वर्ष 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, तब सिंहली समुदाय के नेताओं ने श्रीलंका में सरकार पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। वर्ष 1956 में कानून पारित किया, जिसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा करके श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर लिया। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई गई। नए संविधान में यह घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते चले गए। तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा घोषित किया। उन्होंने
क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने तथा शिक्षा और रोजगारों में समान अवसरों की मांग की, परंतु इनकी मांग का अनदेखा किया गया। वर्ष 1980 में लिट्टे LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नामक संगठन बनाकर तमिलों द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों में पारस्परिक अविश्वास ने संघर्ष का रूप ले लिया। यह संघर्ष धीरे धीरे बढ़कर गृह युद्ध में बदल गया। गृह युद्ध क्या होता है? जब किसी देश के अंदर कोई वर्ग विशेष या समुदाय सरकार की नीतियों से प्रताड़ित होकर उसका सड़कों पर उतरकर विरोध करना शुरू कर दे और यह पूरे देश में फैल जाए, अराजकता का माहौल हो जाए और जन धन हानि अधिक मात्रा में होने लगे, तो ऐसी स्थिति को गृह युद्ध कहा जाता है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न हुई। अनेक परिवार अपने देश को छोड़कर शरणार्थी बन गए और उनकी जीविका का साधन खत्म हो गया। जब गृह युद्ध की नौबत आई तो बहुत सारे परिवार के लोग मारे गए तथा जो बचे थे वे अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह, दूसरे देशों में जाकर जीवन यापन करने लगे और ऐसे लोग दूसरे देशों में शरणार्थी कहलाते हैं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में दो तर्क हैं। पहला तर्क होता है युक्तिपरक तर्क और दूसरा होता है नैतिकतापूर्ण तर्क। तो पहले हम सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के युक्तिपरक तथ्य की चर्चा करेंगे। युक्तिपरक तथ्य के अनुसार सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं। सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम कर देती है। सामाजिक संघर्ष प्रायः हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का अच्छा माध्यम है। बहुसंख्यक लोगों की इच्छाओं को अन्य लोगों पर थोपना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, परंतु यह लंबे समय तक चलाए जाने पर राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है। बहुसंख्यक का निम्न समुदाय पर उत्पीड़न उनके लिए न केवल दमनकारी है बल्कि यह कभी कभी बहुसंख्यक वर्ग के नाश का कारण भी बन जाता है। दूसरा तर्क नैतिकतापूर्ण तर्क है। यह इस बात पर बल देता है कि सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। लोगों को आपस में या किसी अन्य से यह सलाह लेने का अधिकार है कि उन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। एक वैध सरकार वह है जहां भागीदारी के माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था में जुड़ते। सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का सरकार के विभिन्न अंगों में के बीच बांटी जाती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यह व्यवस्था सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाती है।
क्योंकि यह सरकार के समान स्तर के अंगों को विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देती है। यह वितरण सत्ता का ऐसा पृथक्करण सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, परंतु कार्यपालिका के कार्यों और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण ये कार्यपालिका के द्वारा चुने गए न्यायाधीश ही करते हैं। कार्यपालिका न्यायाधीशों को चुनती है और विधायिका कानून बनाती है, और वही न्यायाधीश कार्यपालिका तथा विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करता है, उन पर नज़र रखता है। संघीय सरकार और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। जैसे संपूर्ण देश के लिए एक सामान्य सरकार और क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर अलग अलग सरकारें। जैसे अपने यहाँ देखें, एक केंद्रीय सरकार है जिसको भारत सरकार कहते हैं, तथा देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, तथा केंद्र शासित प्रदेशों में भी अलग अलग सरकारें कार्य करती हैं। तो ऐसी सरकारों को ऊर्ध्वाधर विभाजन की संज्ञा दी जाती है। संपूर्ण देश के लिए ऐसी सामान्य सरकार प्रायः संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार कहलाती है। भारत में हम इसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, पुकारा जाता है। ऐसे बहुत से देश हैं जहां प्रांतीय या राज्य सरकारें नहीं होती। वे देश जहां हमारे देश की तरह सरकार के विभिन्न स्तर हैं, वहां सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण स्पष्ट रूप से संविधान करता है। इसे सत्ता का या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहा जाता है। यह बेल्जियम में पाया जाता है, श्रीलंका में नहीं। इसे शक्ति का संघीय विभाजन भी कहा जाता है। ऐसे ही सिद्धांत सरकार में निम्न स्तर में भी प्रचलित किए जा सकते हैं, जैसे नगर पालिका एवं पंचायत चुनाव। हमारे यहाँ देखें, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है। अगली है सामुदायिक सरकार। सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बांटा जाता है, जैसे धार्मिक और भाषाई समूह। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। कुछ देश में भौगोलिक, संवैधानिक और कानूनी रूप से ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, जिनके द्वारा सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों और महिलाओं का विधानमंडलों और प्रशासन में प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस विधि को निम्नतर समुदायों को सत्ता में एक उचित साझेदारी देने के लिए प्रयोग में किया जाता है। जैसे अपने यहाँ भी देखें, कुछ सीटों का रिजर्वेशन कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार सत्ता की साझेदारी की व्यवस्थाएं राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्षित हो सकती है। लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रत्याशियों के बीच उनके चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतंत्र में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियों के बीच
प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित करता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह में केंद्रित न रहे। कई बार सत्ता की भागीदारी का यह स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है जब दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। यह सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। जैसे अपने यहाँ भी देखें, पूर्व में कई गठबंधन सरकारें कार्य की हैं। जब एक गठबंधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक चुनाव पूर्व गठबंधन जिसमें कि राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष पहले से सीटों को बांटकर चुनाव लड़ते हैं और बाद में सरकार बना लेते। और दूसरा होता है चुनाव के बाद कुछ शर्तों पर समान विचारधाराओं के लोग, सांसद या विधायक या पार्टियां एकजुट होकर के बहुमत को प्राप्त करने के बाद अपनी अपनी सरकारें बनाती हैं। ऐसी सरकारें गठबंधन सरकारें कहलाती हैं। लोकतंत्र में हम अनेक हित समूहों को भी देखते हैं, जैसे व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक कर्मचारी। ये भी सरकारी समितियों में भागीदारी करके या निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता में साझेदारी रखते हैं। इसी के साथ आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त होता है। हम अगले दिन अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद।